आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। आज मुझसे कोई पूछे कि आत्माएं होती हैं या नहीं, तो मेरा जवाब वो नहीं होता जो मैं पहले देता था। जो मेरे साथ हुआ, अगर वो ना हुआ होता तो मैं आत्माओं पर विश्वास नहीं करता। ये घटना 2014 की है। मेरा नाम संजय है। मैं इंदौर में अपनी पढ़ाई करने के लिए आया था। मैं पहले अनाथ था, बाद में मुझे गुप्ता परिवार ने गोद ले लिया था। वो दिन मेरा कॉलेज का पहला दिन था। मैं बहुत खुश था क्योंकि ये कॉलेज इंदौर का सबसे बड़ा कॉलेज था। उस कॉलेज का नाम था गांधी कॉलेज। मैं जब कॉलेज पहुंचा तब कॉलेज में बहुत चहल पहल थी और ये सब देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। जब मैंने कॉलेज में देखा, हर जगह लोग यहाँ वहाँ चल रहे हैं, पर एक कोने में एक लड़की गुमसुम सी बैठी थी। मैंने ये देखा तो मेरे से रहा नहीं गया। मैं तुरंत वहाँ चला गया और उसके पास जाकर पूछने लगा कि क्या हुआ। वो लड़की मुझे कुछ अजीब नज़रों से देखने लगी। उस लड़की को मैं कुछ और पूछ पाता, तभी मुझे पीछे से किसी ने आवाज़ दी तो मैं पीछे मुड़ा। मेरे पीछे मेरे बचपन का दोस्त था समीर। उसने बोला, यहाँ क्या कर रहा है तू? तब मैंने उसे कहा, यार इसी कॉलेज में मेरी एडमिशन हुई है और ये लड़की। मैं उसे वो लड़की दिखाने ही वाला था कि पता नहीं वो कहीं गायब सी हो गई। मुझे कुछ अजीब लगा। मुझे लगा कि शायद चली गई होगी, इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं कॉलेज देखने में बिजी हो गया। पूरा एंजॉय करने के बाद मैं वापस घर की ओर ही जा रहा था। दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हुए काफ़ी वक्त हो चला था और अब तक आसमान में पूरी तरह से अंधेरा छा चुका था। मैं अपने घर की ओर वापस बढ़ रहा था। घर का रास्ता बहुत ही सुनसान था। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था। तभी किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ दी और वो आवाज़ किसी लड़की की थी। उस लड़की ने कहा, संजय तुम हो ना? मैं उस आवाज़ को सुनकर और भी डर गया, पर मैं अपने डर पे काबू पाकर वापस से चलने लगा और चलने की रफ्तार बढ़ा दी। पर वो आवाज़ वापस आई और नाम के साथ कह रही थी, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचाने आई हूँ। पहले उस लड़की की परछाई दिखी और वो तुरंत मेरे सामने आ गई। जब मैंने उस लड़की को देखा, पहले तो मैं डर गया, पर मुझे याद आया कि ये तो वही कॉलेज वाली लड़की है। मैंने उसको घबराते हुए पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? इस पर वो लड़की बोली, मैं एक आत्मा हूँ, पर रुको, डरो मत, मैं किसी इंसान को बिना वजह नुकसान नहीं पहुँचाती। पर मैंने कुछ और ना ही सुना और ना ही बोला और वहाँ से भाग गया। जब मैं घर पहुँचा तो मैं पसीने से लथपथ और तरबतर हो गया था। मैंने एक गहरी सांस ली और अपना दिमाग दूसरी ओर लगाने लगा, पर वो नज़ारा मेरी आंखों के आगे से गायब ही नहीं हो रहा था। फिर भी मैं सोने की कोशिश करने लगा। तभी वापस से वो आवाज़ आने लगी। मैं डर के मारे कांपने लगा। मैंने बोला, तुम कौन हो? तो वो लड़की अचानक से मेरे सामने आई और कहा, मेरा नाम काव्या है। तुम डरो मत मुझसे, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। इस पर मैंने उससे पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? इस पर वो लड़की बोली, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं तुम्हें मुक्ति कैसे दिला सकता हूं? इस पर उस लड़की ने कहा, मुझे कोई अपना ही मुक्ति दिला सकता है, पर मैं तुम्हारा अपना कैसे हुआ? तुम मेरे अपने हो। मैंने ये सुना तो मैं हक्का बक्का रह गया।
पर उसने कहना जारी रखा। उसने कहा कि हम लोग अनाथालय में साथ में थे, तुम मुझे प्यार से लड्डू बुलाते थे। तब जाकर मुझे याद आया कि ये तो मेरे बचपन की दोस्त है। तब जाकर मुझे शांति मिली, पर दूसरी ही सेकंड मैंने दुखी होकर पूछा, तुम्हारी यह हालत कैसे हो गई? तब काव्या ने कहा, तुम्हें तो पता था कि मुझे पढ़ना कितना पसंद था और मैंने बहुत मेहनत करके आगे पढ़ाई की और आगे बढ़ने के लिए मुझे इसी कॉलेज में एडमिशन मिल गया। सब बहुत अच्छा चल रहा था, पर एक दिन 2 लड़कों की बुरी नज़र मुझ पर पड़ी और फिर उन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया और मुझे मार दिया और तब जाकर मैं आत्मा बन गई। जब ये मेरे साथ हुआ तब मैं बहुत डरी सहमी थी। जब मुझे होश आया तब वो दोनों लड़के मेरे शरीर को दफना रहे थे। मैंने उन्हें रोकना चाहा, तब मुझे पता चला कि मैं मर चुकी हूँ और मैं कुछ नहीं कर पाई। आगे काव्या ने बताना जारी रखा। जब मैं भटक रही थी तब एक तांत्रिक ने मुझे देख लिया और मुझे बोला कि मुझे पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है। तब मैंने कहा कि उसे कैसे पता और वो मुझे कैसे देख सकता है। इस पर उस तांत्रिक ने कुछ कहा तो नहीं, मगर उसने बस इतना ही कहा कि मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरा कोई अपना मेरे शरीर का अंतिम संस्कार करेगा। ये सारी बात जब मैंने सुनी तो मेरी आंखें भर आई, पर काव्या ने कहना चालू रखा कि उसका बदला तो पूरा हो गया, पर उसे मुक्ति नहीं मिली, इसलिए वो अभी तक भटक ही रही है। सालों साल बीत गए। पूरे 3 साल के बाद मैं उसे मिला हूँ। मैंने ये बात सुनकर उससे पूछा, तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूं? तब काव्या ने कहा, मेरे शरीर को अंतिम संस्कार कर और फिर वो मुझे अपने शरीर के पास ले गई। मैंने वहाँ खुदाई की तो वहाँ हड्डियों के कुछ टुकड़े और एक सिर मिला। मैंने उस शरीर को अग्निदान किया और उसके बाद फिर मुझे काव्या कभी नहीं दिखी। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। ऑटो से उतरने के बाद मैं भागता हुआ स्टेशन में दाखिल हुआ। सीढ़ियां चढ़कर उतरकर जब तक मैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर पहुंचा तब तक मेरी ट्रेन आधा प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी। मैंने दौड़कर ट्रेन पकड़ने की एक आखिरी कोशिश भी की, मगर उसका कोई फायदा नहीं हुआ। अब मेरे पास सिवाय यहाँ पर रात गुजारने के और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मेरे घर की तरफ जाने वाली ये आखिरी ट्रेन थी। थका हारा मैं प्लेटफॉर्म में लगी एक बेंच पर बैठ गया और जोर जोर से हांफने लगा। तब रात के 8:30 बज रहे थे और ठंड का आलम तो ये था कि मेरे हांफते वक्त मुंह से धुआं निकल रहा था। अब मैं इस सोच में पड़ गया कि आगे क्या करूंगा। दरअसल मैं यहाँ यानी इस पतालपुर गांव में किसी काम के सिलसिले से आया था। काम निपटाते निपटाते रात हो गई और अभी कुछ देर पहले आखिरी ट्रेन भी छूट गई। एक बार को तो मैंने सोचा यहीं इसी बेंच पर लेटकर किसी तरह से रात कटा देता हूं, मगर तभी एक तेज ठंडी हवा के झोंके ने मुझे ये एहसास करवा दिया कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। और तो और वो स्टेशन इतना छोटा था कि उसमें कोई वेटिंग रूम भी नहीं था। ये तो पक्का था कि मैं स्टेशन में नहीं रुकने वाला, लिहाजा मैं स्टेशन से बाहर निकलकर आसपास कुछ ढूंढने लगा, कोई ऐसी जगह जहां मैं रात भर बिना किसी तकलीफ के सो सकूं। मगर मेरे आसपास मुझे खाली रास्ता और बंद दुकानें ही नजर आ रही थी। कोहरे ने चारों तरफ अपना पैर जमाना शुरू कर दिया था। अभी मैं आगे के बारे में सोच ही रहा था
कि तभी मुझे मेरे कंधों पर पीछे की तरफ से किसी का ठंडा हाथ महसूस हुआ। मैं चौंकते हुए तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे मेरी ही उम्र का एक आदमी खड़ा है। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता उस आदमी ने ही कहा, यहाँ कोई होटल नहीं मिलेगा। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैं काफी हैरान हुआ कि आखिर इस आदमी को पता कैसे चल गया कि मैं होटल ढूंढ रहा हूं। खैर, मैंने उस आदमी से कहा, हाँ, पर आपको कैसे पता चला कि मैं होटल खोज रहा हूं? इस पर वो आदमी बोला, मुझे सब पता चल जाता है। हालांकि होटल तो नहीं, पर एक जगह है जहां आप रात गुजार सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूं उस जगह पर। चूंकि उस वक्त मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था, इसलिए मैं उस आदमी के साथ चलने को तैयार हो गया। जिसके बाद वो आदमी मुझे एक रास्ते पर कहीं ले जाने लगा। वो रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। रास्ते के अगल बगल सिर्फ घने लंबे पेड़ और जंगल ही नजर आ रहे थे। बाकी ना तो कोई घर था और ना ही कोई दुकान। फिलहाल किसी भी तरह से ऐसा तो नहीं लग रहा था कि उस तरफ कोई होटल होगा भी, मगर मैं उस वक्त लाचार था, इसलिए उस आदमी के पीछे पीछे चलता रहा। कुछ देर ऐसे ही चलते रहने के बाद रास्ते से थोड़ा हटकर मुझे एक 2 मंजिला इमारत नजर आने लगी। तभी मेरे आगे चल रहे उस आदमी ने मुझे उंगली के इशारे को उस इमारत की तरफ दिखाते हुए मुझसे कहा, यही है वो घर, आप यहाँ रात भर रह सकते हैं। मुझे उसी वक्त भाड़े की बात कर लेना ठीक लगा। फिर जब मैंने उस आदमी से भाड़े के लिए पूछा तो उसने कहा, जी, हम किसी से भाड़ा नहीं लेते, बस हमारा एक नियम है, अगर आप एक बार इस घर में अंदर चले गए तो कल सुबह से पहले बाहर नहीं निकल सकते। मैंने सोचा कोई बेवकूफ ही होगा जो इतनी ठंड में बाहर निकलेगा। ऊपर से मुझे मुफ्त में रात गुजारने की जगह मिल रही थी, जिस वजह से मैंने बिना कुछ सोचे समझे उस आदमी को हाँ बोल दिया। थोड़ा और चलकर हम लोग उस घर के नजदीक पहुंचे। घर की हालत ना तो बहुत ज्यादा अच्छी थी और ना ही काफी ज्यादा बुरी, मतलब ये कि रहने लायक था। फिर उस आदमी ने घर के दरवाजे पर लटक रहे ताले को खोला और हम दोनों घर के अंदर गए। घर के अंदर पूरा अंधेरा ही अंधेरा छाया हुआ था, जिस पर मैंने उस आदमी से पूछा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? तो इस पर वो आदमी बोला, लाइट नहीं है यहाँ पर। खैर, जैसे तैसे वो आदमी मुझे एक कमरे में ले गया और बोला, आप आराम से यहाँ पर सो जाइए, मैं बाहर ही बैठा हूँ। अगर कोई दिक्कत हो तो मुझे एक बार आवाज लगा दीजिएगा। इतना बोलकर वो आदमी उस कमरे से बाहर चला गया। उसके जाते ही मैंने दरवाजा बंद किया और चुपचाप कमरे में लगी पलंग पर जाकर लेट गया। तभी मैंने एक अजीब बात नोटिस की। मैं 4 दीवारी और एक छत के अंदर सोया हुआ था, मगर फिर भी मेरे शरीर पर इतनी तेज हवा लग रही थी जैसे मैं खुले में सोया हुआ हूं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? कमरे में जो एक खिड़की थी वो पहले से ही बंद थी। दरवाजा भी मैं बंद करके सोया था। खैर, पलंग के एक ओर पड़ी रजाई को उठाकर मैंने अपने मुंह तक ओढ़ लिया। तब कहीं जाकर मुझे थोड़ी गर्मी आई, मगर नींद उसका अभी तक कोई अता पता नहीं था। बहुत देर तक रजाई के अंदर होने की वजह से मुझे घुटन सी होने लगी, इसलिए मैंने अपना सिर बाहर निकाल लिया। तो जैसे ही मैंने अपना सिर बाहर निकाला, तभी मेरी नजर मेरे सर के ऊपर एक बहुत ही घने पेड़ पर गई। मैंने तुरंत अपने आसपास देखा तो मैं दंग रह गया।
क्योंकि अब मैं किसी कमरे में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे सोया हुआ था। तभी मैंने महसूस किया कि मैं किसी पलंग पर नहीं बल्कि एक मिट्टी के टीले पर लेटा हुआ हूं। मैं तुरंत उठकर खड़ा हुआ। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए मैं आंख मीचने लगा। और जब आंख मीचकर जैसे ही दोबारा आंख खोला तो मेरी हैरानगी की कोई सीमा ना रही, क्योंकि मैं उसी कमरे में था। सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो चुका था, मगर मैं इतना तो समझ ही गया था कि यहाँ कुछ सही नहीं है। लिहाजा मैं उस कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला और हॉल में आकर उस आदमी को ढूंढने लगा जो मुझे यहाँ लेकर आया था। मगर मुझे वो आदमी हॉल में कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। अब मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि जरूर दाल में कुछ काला है, जिस वजह से मुझे उसी वक्त वहां से निकल जाना ही बेहतर लगा और मैं वापस अपने कमरे में सामान लाने चला गया। सामान समेटकर मैं जैसे ही कमरे के दरवाजे पर पहुंचा, तभी अचानक मेरे सामने वही आदमी आकर खड़ा हो गया। मगर अब उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी और चेहरे पर किसी धारदार खंजर के निशान थे। उस आदमी के हाथ में भी एक धारदार खंजर था और वो लगातार मेरी ओर बढ़े आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उस वक्त पर मेरा दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। मगर तभी मेरी नजर उस कमरे में लगी कांच की खिड़की पर गई। उस खिड़की में किसी भी तरह की कोई रेलिंग नहीं थी। मैं तुरंत उस खिड़की की ओर भागा और खिड़की खोलकर तुरंत नीचे कूद गया। हालांकि थोड़ी बहुत चोटें आई, मगर उस वक्त मेरे पास उतना वक्त नहीं था कि मैं बैठकर चोट सहलाऊं। लिहाजा मैंने वहां से दौड़ लगा दी। भागते वक्त मैंने एक दफा पीछे पलटकर भी देखा, लेकिन वहां ना तो वो घर था और ना ही वो आदमी। दौड़ते दौड़ते मैं सीधे स्टेशन पहुंचा। पूरी रात किसी तरह से स्टेशन में ही गुजार दी। हालांकि मुझे तब भी डर लग ही रहा था कि कहीं वो आदमी यहां फिर से ना आ जाए। इसलिए मैं स्टेशन मास्टर के कमरे में चला गया। वहां जाकर मैंने स्टेशन मास्टर को सारी बात बता दी, जिस पर उन्होंने बताया कि वो आदमी एक चोर हुआ करता था। लोगों को इस तरह से लूटना उसका काम था और वो अपने इस काम को उसी जगह पर अंजाम देता था। मगर एक दिन उस चोर का पाला किसी गलत आदमी से पड़ गया। उस मुसाफिर ने उस चोर को जान से मार डाला। तब से उसी की आत्मा भटकती है। हालांकि अब भी वो आत्मा लोगों को उसी जगह पर ले जाती है, मगर लूटने के इरादे से नहीं, बल्कि उन्हें जान से मार डालने के इरादे से। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।